हेलो एवरीवन, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम एस.सी. वर्मा बुक चैप्टर 29 से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है कि अपने पास में 3 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2-2 माइक्रोकूलम है और वो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अब साइड क्या दी हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है कि किसी एक चार्ज पे बाकी 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि ये ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर्स पे हमारे पास में चार्जेस रखे हुए हैं। तो मैं कॉर्नर बनाता हूँ। लेट सपोज ये जो चार्ज है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर 1 है और इस पे लेट सपोज जो चार्ज रखा हुआ है वो Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूं कि ये कोई हमारा टेस्ट चार्ज है। कौन सा टेस्ट चार्ज है? ये हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा और इसी पे हम नेट फोर्स निकालते हैं बाकी दोनों की वजह से। तो मैं चलो उनके नाम दे देता हूं। मैं नाम दे देता हूं, इसको बोलता हूं मैं 1 Q1, इसको बोलता हूं Q2। मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 का इक्वल है, ठीक है, और इसको बोलते हैं Q3। सो Q1 Q2 Q3 इक्वल है मैग्नीट्यूड में। कितना दिया हुआ इनका मैग्नीट्यूड? इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10⁻⁻⁶, मतलब 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और सेपरेशन क्या दिया हुआ इनके बीच में? जो सेपरेशन दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर का। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो उनका जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्रीज के होंगे। ठीक है, मैं इन एंगल्स को 60 डिग्री बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं फोर्स लिखूं, अगर फोर्स बनाऊं, नॉट लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे बनाऊंगा? Q3 के ऊपर मुझे अगर Q3 पे फोर्स लगाना है Q1 की वजह से, तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक लेट सपोज फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में लगेगा और ऐसा लगेगा। मैं इसको बोलता हूं F1। और लेट सपोज Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेट सपोज F2। ओके, अब ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं और हमें पता है कि ये फोर्सेस जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो हमें जो है इसका नेट रिजल्टेंट निकालना। हम दोनों फोर्स को डायरेक्टली F1 प्लस F2 नहीं कर देंगे, हम उनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्सेस का, F1 का सेपरेटली और F2 का सेपरेटली। उसके बाद उन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो हमें निकालना है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि जो नेट फोर्स आएगा चार्ज के ऊपर वो कुछ ऐसा आएगा। तो मैं Q3 का एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं और उनपे फोर्सेस लिखता हूं, उसके फोर्सेस लिखता हूं। तो Q3 अगर ये है, अच्छा Q3 बना रहा हूं तो मैं उसके साथ में एक्सिस बनाने की कोशिश करूंगा, X और Y एक्सिस। क्यों? ताकि मुझे नेट फोर्स निकालने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो मैंने माना कि लेट सपोज X और Y एक्सिस ऐसे हैं, ये X है, ये Y है। ठीक है, Y एक्सिस जो है वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। कौन सा एंगल बाइसेक्टर? ये 60 डिग्री जो था उसी एंगल के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। ठीक है, अब फोर्सेस अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं? F1 तो ऐसा लग रहा है भाई, और F2 लग रहा है ऐसा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? Y एक्सिस से एंगल दोनों फोर्सेस का हो जाएगा 30-30, क्योंकि ये Y एक्सिस जो है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग मैंने लिया है। तो ये 30 और 30। अब मैं F1 का अगर कंपोनेंट लिखूं तो F1 का X कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F1 का जो X कंपोनेंट हो जाएगा वो F1 X जो होगा वो F1 sin 30 होगा। और Y कंपोनेंट कितना होगा? Y कंपोनेंट हो जाएगा F1 cos 30। ओके, डायग्राम समझ में आ रहा होगा? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख के पूछो। अगर मैं ऐसे ही F2 के कंपोनेंट्स लिखूं तो F2 के कंपोनेंट आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएगा, X डायरेक्शन में आएगा वो F2 sin 30 और Y डायरेक्शन में आ जाएगा F2 cos 30। डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फिर से एक बार पीछे जाके फिर से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं F1 और F2 कैलकुलेट करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आएगी कि एक्चुअली F1 sin 30 और F2 sin 30 इक्वल और अपोजिट होके कैंसिल कर देंगे। मतलब X डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, X डायरेक्शन कंपोनेंट्स है F1 और F2 के, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं निकालता हूं एक बार मैग्नीट्यूड, फिर तुम लोग को समझ में आएगा कैसे। सो F1 अगर लिखूंगा मैं मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा K Q1
Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा आर क्या लूंगा मैं, आर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही F2 का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के क्यू टू थ्री बाई आर स्क्वायर। यहां पे भी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा अगर दोनों के चार्जेस क्यू क्यू है तो ये बन जाएगा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये भी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, आर भी इक्वल है। तो मैं सीधे सीधे बोलने जा रहा हूं, इसीलिए लिखा था ताकि मैं बोल पाऊं कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो जो x कॉम्पोनेंट है मतलब F1 साइन 30 और F2 साइन 30 भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, करेक्ट। साइन 30 से ही तो मल्टीप्लाई किया, साइन 3 मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा Q3 के ऊपर, Q3 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं तो ये आएगा, Q3 ऐसा है और उस पर लगेगा F1y और F2y। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आया, एफ नेट लिखूं मैं, एफ नेट ऑन Q3 ये आ जाएगा F1y प्लस F2y के बराबर लिख दूंगा मैं। अच्छा F1 F2 जो है वो इक्वल तो है, उनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है इनके मैग्नीट्यूड। लेट सपोज मैं F मान रहा हूँ, ठीक है, अभी F मान रहा हूँ और F की वैल्यू कितनी, F0 मान लेता हूँ, उनकी वैल्यू कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो F नेट कितना आएगा, F नेट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F0 कॉस ऑफ 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे F0 होगा। सो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, नेट फोर्स मुझे अब पता चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 तो 2 हो जाएगा। F0 क्या होगा, F0 होगा k टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है कॉस 30 की वैल्यू, √3/2 होती है, ठीक है। तो पहले ही मुझे 2 दिख गया तो मैं पहले इसको 2 को 2 से मार देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन को जितना हल्का रखो उतना ही बेटर है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास F नेट जो आएगा वो होगा इतना। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, क्या क्या वैल्यू पुट करूंगा, अभी बताया था क्यू की वैल्यू जो है 2 माइक्रोकूलम है, आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, के की वैल्यू हमें सबको पता है। तो मुझे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां मैंने 5/100 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अब मैं करता हूं इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज करूंगा। क्या क्या करूंगा मैं, पहली बात तो मैं सारे के सारे 10 को अरेंज कर लूंगा, ओके। और ऊपर नीचे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक और 10 मिल जाएगा। नहीं 2 को नहीं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो और समझो। मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा, पहले 10 को अरेंज कर लेता हूं। तो 3 इंटू 9 इंटू ये ब्रैकेट वाला जो 2 है, ये जो 2 है इसको निकालूंगा तो 4 बन जाएगा, राइट। तो यहां पे बन जाएगा 4 और मल्टीप्लाई किया कितने कितने से, 10⁻9 आएगा। जो ब्रैकेट में 2 के साथ -6 है उसका स्क्वायर होके 10⁻12 बन जाएगा। अच्छा जो नीचे से जो 100 है, ये जो 100 है इसका स्क्वायर होके 10⁻4 हो जाएगा और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके अब नीचे बचा मेरे पास क्या, नीचे बचा मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन क्यों किया मैंने, ताकि मुझे एक आंसर अच्छा सा मिल जाए। तो इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, नीचे बन जाएगा 100 और ऊपर बन जाएगा 16 इंटू 9 इंटू √3। 16 इंटू 9 कितना होता है, वो होता है 144। कैसे पता, 16 की टेबल मुझे याद है।
√3 और 10 की पावर में क्या बचेगा, 10 की पावर में न्यूमरेटर में 9 माइनस 12 प्लस 4 मतलब जस्ट प्लस 10 बचेगा, तो एक 10 बचेगा। और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर वाला जो 100 है, ये 100 इसको ट्रांसफॉर्म -2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 144√3 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, जो कि आएगा 14.4√3 न्यूटन्स। ये मेरा आंसर आ रहा है। और अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं √3 की वैल्यू पुट करूं तो मुझे कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगर मैंने फोर्स बताया तो उसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है ना, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर तुम देखोगे एससी वर्मा सर सोल्यूशन में लिखते हैं कि इट इज एट एन एंगल ऑफ द फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द साइड, मींस टू द एक्सटेंडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, अगर आंसर से मैच कराना है वर्ड टू वर्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में आ गई। वो ये बोल रहे हैं कि ये साइड को अगर एक्सटेंड कर दो, कौन सी साइड को, किसी एक साइड को, मैं मान लो 1 से 3 को ज्वाइन करने वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया अगर, तो वहां से 30 डिग्री, वहां से 30 डिग्री जो कि एंगल बाइसेक्टर है वही तो हमने लिया है, उसी से 30 डिग्री पे हमारा फोर्स ऐड कर रहा है। तो यही वो बता रहे हैं जो कि हमने लिया भी ऐसा ही है। देखो हमारा आ भी उसी डायरेक्शन में रहा है, एक्सटेंडेड साइड से 30 डिग्री पे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा प्रॉब्लम। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया, कुछ मैंने गलती की तो कमेंट कर दो, और अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।